उड़ीसा हादसे की होगी सीबीआई जांच। रेलवे ने सिग्नल गड़बड़ी को वजह बताया। ट्रेन की ओवरस्पीड उड़ीसा हादसे की वजह नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर फैसला आज। ईडी ने कहा था वो पत्नी के अकेले केयरटेकर नहीं। हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन आज। लोकार्पण से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 जून को करेंगे टिफिन बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। और 10 दिन में 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी भाजपा। 21 से 30 जून तक चलेगा बीजेपी का महाअभियान। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई आज। सीजेएम कोर्ट में सुना जाएगा मामला। गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उम्र के 51वें पड़ाव पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और आज उनका 51वां जन्मदिन है। सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर पुस्तक का विमोचन होगा। सीएम योगी के जीवन पर आधारित है पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित स्कूल में कार्यक्रम होगा। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद विमोचन करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अजय बिष्ट। और अब हालांकि जब उन्होंने गोरक्षनाथ में वो शामिल हुए उसके बाद से उन्हें योगी आदित्यनाथ नाम मिला, लेकिन अब अजय टू योगी आदित्यनाथ की जो जर्नी रही है उस सब की कहानी पर आज पुस्तक का विमोचन होगा। और मुख्यमंत्री का आज 51वां जन्मदिन है और प्रदेश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। सीएम योगी के जन्मदिन पर पुस्तक का भी विमोचन हो रहा है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुस्तक का विमोचन आज सीएम योगी के जन्म दिन पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन, सीएम योगी के जीवन पर पुस्तक आधारित है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी के जीवन पर आधारित है पुस्तक और विमोचन हो रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और सुशांत गोल्फ सिटी स्थित स्कूल में कार्यक्रम होगा। और अहम खबर, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद विमोचन करेंगे पुस्तक का। जितिन प्रसाद पुस्तक का विमोचन करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम योगी के जीवन पर आधारित है पुस्तक। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष जी, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, 51वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर जो उनके जीवन की कहानी रही है उसी पर आधारित एक पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ, आज उसका विमोचन हो रहा है। आज का दिन बेहद खास है उन सभी लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, उनके फैन हैं। और मुख्यमंत्री, देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनकी इमेज या उनका जो जलवा है वो किस तरह का है पूरे देश में, न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में, ये पूरी दुनिया जानती है। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पर और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके 51वें जन्मदिन पर के न्यूज की तरफ से हार्दिक बधाई हम देते हैं। आज सुबह से मुख्यमंत्री का दिन बहुत व्यस्त रहा। वो पिछले 3 दिनों से गोरखपुर में है, गोरक्षपीठ में है। और आज सुबह उनकी दिनचर्या की शुरुआत भी महामृत्युंजय की पूजा से हुई। रुद्राभिषेक किया उन्होंने, लोक मंगल की कामना की, उसके बाद फिर लोगों से मिले, बहुत सारे छोटे बच्चों से उन्होंने मुलाकात की जो ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं, छोटी छोटी बच्चियां थी उसमें। उसके बाद वो आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है उनका। 58,000 ग्राम प्रधान जो उत्तर प्रदेश में हैं और तकरीबन 700 से ज्यादा जो नगर निकाय के मुखिया जो चुने गए हैं, सबको पर्यावरण रक्षा की शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री। ऑनलाइन कार्यक्रम होगा ये,
लेकिन पर्यावरण के साथ एक जुड़ाव बनाने की कोशिश, एक शपथ दिलाने की बात है आज मुख्यमंत्री द्वारा। और दूसरी तरफ लखनऊ में वैसे तो उनका जन्मदिन जो है वो पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, लेकिन लखनऊ में ये जो किताब जिसका जिक्र कर रही थी आप और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस किताब का विमोचन हो रहा है। जितिन प्रसाद करेंगे जो कैबिनेट मंत्री हैं, और क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह जी भी वहां मौजूद रहेंगे। एक एक सामान्य जर्नी नहीं है, एक बहुत सामान्य यात्रा नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जब अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूरी गांव में उनका जन्म हुआ था, और वहां पे उम्र के 20-22 सालों तक उनको बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये युवक जो कि बहुत संघर्षों में जिसने जीवन जिया, जिसने अपनी पढ़ाई के लिए अपना गांव छोड़ा, पौड़ी गढ़वाल आए और वहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की, वहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की जर्नी के बीच में एक वक्त आया। और मैं इस बात को जरूर अपने दर्शकों के साथ और अपने साथियों के साथ साझा करना चाहता हूं कि जिस वक्त अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ के तौर पर उनका अभिषेक हो रहा था गोरक्षनाथ मंदिर में, पीठाधीश्वर तब महंत अवैधनाथ जी, जो अब स्वर्गीय महंत अवैधनाथ जी हैं, वो कर रहे थे, उस वक्त मैं अपने जीवन की, शायद रिपोर्टिंग जीवन की शुरुआत की पहली या दूसरी खबर रही होगी, और मैं वहां मौजूद था। तो वो जर्नी देखी है हमने। उसके बाद एक फायर ब्रांड लीडर की तरह वो उभरे, हिंदुत्व के एक बड़े पैरोकार के तौर पर उभरे, और उन्होंने एक संघर्ष की यात्रा की, राजनीतिक संघर्ष रहा उनका। कई बार वो सांसद लगातार चुने जाते रहे, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो आए, उनका चयन हुआ, तब भी वो लोकसभा के सांसद थे। तो एक 51 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, और जिसमें भी 20-22 साल तो आप अपने बचपन और अपने पढ़ाई में लगे हों, तो बाद के जो 30 साल रहे वो निश्चित रूप से बहुत ड्रामेटिकली एक जिसको कहेंगे कि ऊंचाइयां छूने वाला समय रहा। और आज योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो देश के प्रमुख नेताओं में शुमार किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर बात होती है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर किसी की मास अपील है, और तो वो योगी आदित्यनाथ की, और पूरे देश में जितने चुनाव होते हैं पार्टी उनका इस्तेमाल भी करती है, उनको स्टार प्रचारक के तौर पर भी इस्तेमाल करती है। तो ये एक लंबी यात्रा रही है, बहुत उतार चढ़ाव वाली यात्रा रही है। इस बीच में उनका संघर्ष भी रहा है, एक बार उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, और आज ये किताब विमोचित हो रही है। अब इसको देखेंगे हम लोग कि इसमें कितने पहलुओं को समाहित किया गया है। लेकिन बहरहाल आज ये पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री का जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जन्मदिन पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है, लोगों में उत्साह भी है, और प्रदेश में जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए काफ़ी अहम दिन है। कई जगहों पर पूजा अर्चना भी हुई है। लेकिन उत्कर्ष जी, जैसा कि आपने भी कहा कि जो 30 सालों का सफर था ये आसान नहीं था। मुख्यमंत्री की आज वो तस्वीर भी याद आती है जब वो विधान भवन में खड़े होकर रोए थे, और दूसरी ओर वो तस्वीर भी हम सब ने देखी है जब उन्होंने पूरे जज्बे के साथ कहा था कि किस तरीके से हम माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो आम जनमानस के दर्द को महसूस कर पाते हैं। ये हम सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है टीवी पर। देखिए, एक योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की एक जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि वो जो चीज ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं, फिर उस रास्ते में क्या आ रहा है उस आलोचनाओं की परवाह नहीं करते हैं। मुझे याद है जब वो सांसद बने थे पहली बार, और उसके बाद गोरखपुर में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो तत्कालीन भाजपा के एमएलए थे शिव प्रताप शुक्ला, जो अभी राज्यपाल हैं हिमाचल के, वो लगातार जीत रहे थे, लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ की कुछ खटकी हुई थी उनके साथ, और उन्होंने कहा कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी ने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दिया, और पार्टी के सांसद होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर उतार दिया गोरखपुर से चुनावी मैदान में, और शिव प्रताप शुक्ला जो पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे वो पराजित हुए, और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की जीत हुई। और तब से राधा मोहन अग्रवाल लगातार वहां पिछले विधानसभा के पहले तक वो लगातार 4 बार विधायक रहे। तो
योगी जी के व्यक्तित्व का ये जो एक ये है कि अपने निर्णयों के प्रति उनका जो कमिटमेंट है या जो दृढ़ता है, जिसको लोग जिद भी कह सकते हैं, लेकिन वो हर जगह दिखाई दी। उनके संघर्षों में भी दिखाई दी, जब उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को एग्रेसिवली बढ़ाया तब भी बहुत आलोचनाएं हुई, लेकिन योगी अपने बिल्कुल सिद्धांतों पर रहे। उसके बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया तो एक वक्त आया था जब लोकसभा के भीतर पूरे देश ने उनको देखा भावुकता में रोते हुए। उन्होंने ये कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, और तब भी तमाम आलोचनाएं हुई, तब भी उनको कई तरह की बात कही गई, लेकिन योगी ने अपनी राजनीति की लाइन नहीं बदली। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो आए, उन्होंने शपथ लिया, तो उसके बाद भी उन्होंने जो माफिया राज के खात्मे की बात दृढ़ता के साथ की, या हमने असेंबली में उनको भाषण देते हुए देखा है, तो बड़ा एक कन्विक्शन, एक बहुत दृढ़ता, एक बड़ा जिद वाली बात जो है उनके भीतर दिखाई देती है। और आमतौर पर माना जाता है कि राजनीति बहुत जिद से नहीं चलती है, लेकिन इस मिथ को तोड़ा है योगी आदित्यनाथ ने। वो लगातार सफल होते रहे हैं अपने निर्णयों के ऊपर, लेकिन वो अपनी लाइन को कभी नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए अपनी लाइन से हटते नहीं, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो कभी पीछे नहीं हटते। और राजनीति में कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि कुछ अपने उसूलों को भी लोग तोड़ देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि एक बार जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप टोपी क्यों नहीं पहनते, आमतौर पर हमने राजनेताओं को देखा है दिवाली के मौके पर दिवाली मनाते हैं, ईद के मौके पर वो मुस्लिमों के घर जाकर सिवैयां भी खाते हैं और टोपी भी पहनते नजर आते हैं। यही राजनीति होती है और हर धर्म को, हर वर्ग को साधने के लिए करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं उनका मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं उनके विकास के लिए, उनके प्रदेश के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरा धर्म मेरी व्यक्तिगत आस्था है। तो ये कह पाने के लिए एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए प्रतीकों की राजनीति योगी आदित्यनाथ लगातार करते हैं, लेकिन वो हिंदू प्रतीकों की राजनीति करते हैं। और इसमें बिल्कुल सीधी बात यह है कि उनकी राजनीति का आधार ही हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व की राजनीति को किसी भी ऐसे प्रतीक से वो ढकना नहीं चाहते हैं जहां पर कि उनके ऊपर दूसरे नेताओं की तरह से कहा जाए कि ये एक बहुत जिसको कहेंगे कि अवसर के हिसाब से चीजें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देखिए, उन्होंने लगातार जब वो आए मुख्यमंत्री आवास में, तो भी उन्होंने जो है हिंदू पद्धति से के साथ, मंत्रोच्चार के साथ और गंगा जल से अपने आवास को धुलवाने के बाद उसमें गृह प्रवेश किया। और समय समय पर वो कभी इस चीज को नहीं छिपाते, लेकिन हाँ, उनकी प्रतीकों की राजनीति हिंदुत्व के प्रतीकों की राजनीति है, इसलिए बाकी दूसरे धर्मों के प्रतीकों से उन्होंने अपने आप को जरूर दूर रखा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर उनकी जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहती हैं। और देखिए उत्कर्ष जी, ये भी बहुत अहम है कि जो पुस्तक का जिसका विमोचन आज हो रहा है, इसमें कई अहम चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी अनसुनी अनकही बातें भी हो सकती हैं जो देश दुनिया ने नहीं देखी है, जो इस पुस्तक के विमोचन के बाद सामने आएंगी। आपको भी क्या इस बात से सहमति है कि मुख्यमंत्री की अगर जर्नी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है, खासतौर पर युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो राजनीति में नहीं भी आना चाहते, वो उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर राजनेताओं के परिवारों को अगर आप देखें या उनके रिश्तेदारों तक पर हम नजर डालें, तो एक व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो पूरा का पूरा परिवार कहां पहुंच जाता है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार की बात करें तो हमने उत्तराखंड में देखा, उनकी बहन जो 10 साल पहले करती थी, आज भी वही करती हैं। माता का भी उनका कुछ ऐसा ही हाल है। यानी अगर वो योगी आदित्यनाथ कहलाए, अगर वो अजय से योगी आदित्यनाथ बने, तो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से भी उन्होंने इस बात को सार्थक किया है। देखिए, इस किताब में क्या कवर किया गया है, ये तो किताब जब सामने आएगी, हम लोग के पास आएगी, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया, मैंने व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ की जर्नी को देखा है। मैं बतौर रिपोर्टर उनके उस गांव तक गया हूं, जो बंचूरी गांव है, जो पौड़ी गढ़वाल में है। वहां के लोगों से हमने बात की है। तो वो एक दौर था, और वो दौर निश्चित तौर पर बहुत कठिन दौर था। पहाड़ की जिंदगी वैसे भी आसान नहीं होती, और इनका परिवार भी कोई बहुत मतलब एक तरीके से कहिए कि संघर्षों में ही जी रहा था। तो वहां से निकल के अपने दम पर पढ़ना, पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम काम करना,
उस काम के साथ साथ पढ़ाई करना, और उसके बाद जब उनका गोरखनाथ मठ में वो आए और उसके बाद उन्होंने साधना की और योग साधना की और धर्म की शिक्षा ली, गोरखपंथ की शिक्षा ली, और उसके बाद जब उनका अभिषेक हुआ बतौर उत्तराधिकारी गोरक्षपीठ, तो उस दिन भी एक बड़ा परिवर्तन था। गोरखपंथी जो साधु होते हैं उनको, उनके साथ एक चीज होती है कि वो अपना परिवार त्याग के आते हैं, परिवार से अपने रिश्ते उनको उसी दिन खत्म कर लेने होते हैं, क्योंकि वो वैराग से जुड़ा हुआ पंथ है। तो परिवार के साथ जो जन्म देने वाला परिवार रहा उनका, उसके साथ उनके रिश्ते तो उसी दिन खत्म हुए थे जब उन्होंने पंथ की शिक्षा ली थी। लेकिन राजनीति में आने के बाद बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, योगी ने अपने आप को उससे बचा के रखा, आदित्यनाथ जी ने अपने आप को बचा के रखा। उन्होंने यहां तक कि जो पंथ जिसकी दीक्षा ली है उन्होंने, और परिवार से मुक्त हुए हैं, तो इनके पिताजी की भी जब मृत्यु हुई थी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जरूर गए थे, लेकिन खुद ये नहीं गए थे, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से ये योगी हो चुके थे। तो एक बड़ा अलग किस्म का जीवन रहा है। और उसके बाद फिर गोरखपुर जिले में शुरुआती दौर की राजनीति, उसके बाद पचरुखिया में एक बड़ा गोलीकांड जिसमें आरोपी भी बनाए गए, उस पे वो मुकदमे भी चले, बहुत सारे इनके ऊपर मुकदमे इसलिए भी दर्ज किए गए कि हेट स्पीच के, लेकिन वो सब टिके नहीं अदालतों में या वापस हो गए सरकार बनने के बाद, वो एक दीगर मामला है। लेकिन योगी ने अपनी लाइन कभी नहीं छोड़ी, और जिस लाइन पर उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी, एक एग्रेसिव हिंदुत्व वाली, वो लाइन अभी तक उनकी है। और बतौर मुख्यमंत्री वो एग्रेसिवनेस जो है, वो माफियाओं के खत्म करने के खिलाफ जो मुहिम चलाई, माफियाओं के खिलाफ उन्होंने जो बुलडोजर राज जिसको कई बार कहा गया, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक दृढ़ता दिखाती है। आलोचनाओं से वो नहीं घबराते हैं, आलोचनाओं से अलग वो अपनी लाइन पे चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, पूरे देश और पूरी दुनिया ने उनकी इस खासियत को देखा है। आज जब उनका जन्मदिन है तो हम उनकी इन सारी बातों पर बात भी कर रहे हैं। उत्कर्ष जी बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं उड़ीसा से। इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर एक और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उड़ीसा में एक और ट्रेन डिरेल हो गई। आपको बता दें कि उड़ीसा के बरगढ़ में मालगाड़ी पटरी से उतरी है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर उड़ीसा से आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। एक और ट्रेन हादसा। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इससे पहले हमने देखा उड़ीसा में बेहद भीषण हादसा, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। हजारों लोग जिंदगी मौत की लड़ाई आज भी अस्पतालों में लड़ रहे हैं। लेकिन अब एक और हादसा हुआ है उड़ीसा में, जहां पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर उड़ीसा में एक और ट्रेन हादसा हुआ है। तो उड़ीसा में एक और ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। तो मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। और हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हमने देखा कि उड़ीसा में किस तरीके से बेहद भीषण रेल हादसा हुआ। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी और जिसमें 288 लोगों की जान चली गई। हजारों लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। लेकिन एक और ट्रेन डीरेल हो गई, और जिसके चलते बताया जा रहा है कि यहाँ पर फिलहाल के लिए जो ट्रेनों का आवागमन है वो रुका है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, सबसे ज़्यादा राहत की बात है। लेकिन लगातार हो रहे हादसे अब लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। एक और मालगाड़ी उड़ीसा में डीरेल हुई, 5 डिब्बे पटरी से उतरे।
तो देखिए, उड़ीसा के बरगढ़ में मालगाड़ी पटरी से उतर गई और इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके का बेहद भीषण हादसा जो है वो देखने को मिला था, जिसमें 288 लोगों की लगभग जान चली गई थी। तो ये बड़ी खबर सामने आई है और आपको बता दें कि सबसे गनीमत की बात ये रही कि यहाँ पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हम लगातार बात कर रहे थे कि आज मुख्यमंत्री का 51वां जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे प्रदेश में एक तरफ जहां जश्न मनाया जा रहा है, उनकी लंबी उम्र के लिए कामना भी की जा रही है। उत्कर्ष सनहा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष जी, हमने देखा कि जैसा कि हम लगातार उनके इस पूरे जीवन पर बात कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरीके से वो लोगों को शिक्षा भी देते हैं, कहीं ना कहीं उनका पूरा जीवन लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कि क्या आने वाले जो युवा हैं उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो संघर्ष से निकल करके और एक शीर्ष मुकाम हासिल करता है अपने जीवन में, उसके जीवन को अध्ययन करिए तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। अवसरों का कैसे इस्तेमाल करना है, अपने सिद्धांतों के प्रति कैसे दृढ़ रहना है, अपने कार्यशैली को कैसे लगातार गतिशील रखना है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे जीवन का या व्यवसाय का कोई भी जरिया हो। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं और जिसको जरूर, तो मैं ये कह रहा था कि एक आम आदमी, एक आम बच्चा जब वो एक परिवार में पैदा होता है और उसका अजय अजय रखा जाता है, तो शायद प्रारब्ध ने पहले तय कर दिया था, अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। तो उसके बाद जब वो अपने राजनीतिक जीवन में आते हैं, तब से वो कभी पराजित नहीं हुए। चाहे चुनावी मैदान की बात कर लें या अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वो देखे, उन्होंने कई बार ऐसी बात भी आती है और बहुत सारे संकेत भी मिलते हैं, उसमें झूठ भी नहीं है। हम लोग के सूत्रों के हिसाब से हम बात करते हैं कि केंद्र के कुछ मामलों में केंद्र से टकराव भी होता है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नीतियों को लेके टकराव होता है, नियुक्तियों को लेके भी टकराव होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो वो एक जो दृढ़ता है उनकी, वो दृढ़ता लगातार बनी रहती है और निश्चित तौर पे ऐसे सफल जीवन में अनुकरण करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे युवाओं को प्रभावित भी करती हैं, करेंगी भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष। अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर उनके समर्थक उनकी लंबी उम्र के लिए लगातार कामना कर रहे हैं, बधाइयों का संदेश उन्हें लगातार मिल रहा है और आज इस खास मौके पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी होगा, जिसका नाम अजय टू योगी आदित्यनाथ है और खुद जितिन प्रसाद इस पुस्तक का विमोचन करेंगे और उम्र के 51वें पड़ाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आपको इसी बीच पुणे से खबर बता देते हैं। पुणे से खबर, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री करेंगे शिलान्यास। प्रहलाद पटेल बारामती लोकसभा में करेंगे शिलान्यास। उदत में 200 करोड़ की नल जल योजना का शिलान्यास करेंगे। बारामती शरद पवार का निर्वाचन क्षेत्र है। और बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी के लिए आज अहम दिन है। अवधेश राय हत्याकांड में आज जो फैसला आने वाला है, आपको बता दें कि मुख्तार पर दर्ज एक और हत्याकांड पर आने वाला है फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट आज इस फैसला सुनाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी के लिए आज अहम दिन। मुख्तार अंसारी के लिए आज अहम दिन। बता दें आपको कि एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। मुख्तार पर दर्ज एक और केस पर फैसला सुनाएगी कोर्ट।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकी रे लाइव जुड़ चुके हैं। विकी, क्या कुछ जानकारी है? आज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाने वाली फैसला मुख्तार पर एक और केस पर आज फैसला आने वाला है, काफी अहम दिन माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल यशी, आपको बता दें वाराणसी जनपद के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर लगे अवधेश राय हत्याकांड के आरोप में आज फैसला आना है। तो करीब 32 साल पुराना ये केस है जो 3 अगस्त 1991 में अवधेश राय के ठीक घर के बाहर कुछ हथियारबंद लोग आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से उन पे वार करते हैं, जिसमें वो घायल होते हैं और उनको अस्पताल ले जाया जाता है। तो वहां डॉक्टरों द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद पूर्व विधायक जो इस समय अजय राय है, उनके भाई अवधेश राय के, उन्होंने जो है 5 लोगों पे मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी समेत जो है राकेश नाइक है, भीम सिंह है, कमलेश है और अब्दुल कलाम पूर्व विधायक है। जिसमें से अभी 2 जो उसपे से आरोपी थे, अब्दुल कलाम और सलीम, उसपे 2 आरोपी की जो है मृत्यु हो चुकी है। तो आज 2 बजे जो है एमपी एमएलए कोर्ट में इसका फैसला आना है, इसमें इनको जमानत मिलती, सजा होती है या रिहाई मिलती है। तो कुछ वक्त इंतजार करना होगा 2 बजे तक, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट कर पाएंगे। जी, कोर्ट में कितने बजे तक पेशी होगी मुख्तार की, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है और उसके आज जो इस पे सुनवाई होनी है, आदेश आना है सजा पे, इसको लेके प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। अपने प्रशासन कचहरी को जो है पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि इनको देखते हुए किसी प्रकार के कोई घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पे मौजूद है, सभी पे नजर रखी जा रही है और इंटेलिजेंस को भी लगाई गई है कि पूरी नजर रखी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला एक और केस पर। आज मुख्तार अंसारी पर आज आपको बता दें कि कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। साथ ही साथ ये आज का दिन बहुत अहम है मुख्तार अंसारी के लिए। अवधेश राय हत्याकांड में आज आएगा फैसला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी होगी और कोर्ट आज पर अपना फैसला सुनाएगा। अहम दिन है आज मुख्तार अंसारी के लिए। कोर्ट सुनाएगी फैसला, मुख्तार अंसारी के लिए अहम दिन आज। अवधेश राय हत्याकांड में आएगा फैसला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, भूपेंद्र चौधरी का गाजियाबाद दौरा है आज। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी का गाजियाबाद दौरा आज। दोपहर 2:30 बजे पांडव नगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। आज होगी बीजेपी की टिफिन पर चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्या कुछ जानकारी? भूपेंद्र चौधरी का गाजियाबाद दौरा है, कब तक पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी? अनम्यूट कीजिएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद का दौरा है और यहाँ पर पहले वो कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, उससे पहले वो प्रेस वार्ता भी करेंगे। जो पत्रकार हैं उनसे अपनी जो केंद्र सरकार की 9 साल की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको रखेंगे सामने और वहीं उसके बाद टिफिन पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि 2024 का आम चुनाव आने वाला है। और अगर बात करें तो दिल्ली की जो सत्ता है, जो दिल्ली की कुर्सी है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सबसे का ही एक रास्ता बचता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की किस्मत या गद्दी का फैसला होता है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तमाम योजना यानी कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं और लगातार इस जो गाजियाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अब सीटों को जीतने की तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि इस बार वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय हासिल करना चाहते हैं, जिसको लेकर आज
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह गाजियाबाद में रहेंगे और तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता है, उसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास की बात करें तो गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ, वो जो गाजियाबाद के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ में चर्चा करेंगे और उनसे जो टिफिन पर चर्चा भी यहाँ पर की जाएगी। जैसे पहले गाजियाबाद सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का एक कार्यक्रम चलता था कि चाय पर चर्चा, लेकिन अब चाय पर चर्चा की जगह है टिफिन पर चर्चा, यानी लंच पर खाना खाते समय चर्चा की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के जो किस तरह वो अपनी एक रणनीति तैयार करेंगे, किस तरह जो चुनाव जीतना है, क्या क्या योजनाएं होंगी, किस तरह जनता के बीच जाना है, तमाम ऐसे पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चर्चा करेंगे। और देखना होगा कि जिस तरह लगातार अब टिफिन पर चर्चा का एक कार्यक्रम जो है बड़े स्तर पर चल रहा है, गाजियाबाद में तमाम जगह पर वो कार्यक्रम होने हैं। चाहे लोनी की बात करें, वहाँ पर जो जैसा जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल उन्होंने बताया कि आने वाली 9 तारीख को लोनी में भी कार्यक्रम होगा, जिसमें तमाम जो भाजपा के जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर अब तमाम जगह पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है और तमाम योजनाएं। जावेद, ये जो टिफिन पर चर्चा की जा रही है ये कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है? टिफिन पर चर्चा को कितना सीरियसली ले रहे हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं या जो प्रतिनिधि हैं, वो किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन चली थी कि चाय पर चर्चा, उसी की तर्ज पर अब टिफिन पर चर्चा चलाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब वो अपने नेता के साथ होंगे और वहाँ पर टिफिन यानी कि जब लंच करेंगे, खाना खाएंगे, तो उस खाना खाने के दौरान जो चर्चा होंगी उसको काफी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता मान रहे हैं। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह है और बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं में जो जिस तरह के जो सोशल मीडिया पर हम कमेंट देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं और जो कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हम खासतौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव तक इस उत्साह का कितना प्रभाव आम जनता पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से जुड़े होते हैं, उनकी जो उनकी एक तरह से भाव जो मन की जो स्थिति होती है वो पार्टी की तरफ वो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो उसका मन टटोलना एक अलग प्रक्रिया है। उसको कितना वो अपने पक्ष में कर पाएंगे तो आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बड़े पैमाने पर है। अब वही जिस तरह जब भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर गाजियाबाद पहुंचेंगे तो स्वागत के लिए भी बात करें तो दोपहरी के समय काफी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। जिस तरह लगातार जो संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं लगातार और जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। जो कुछ रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ पर मनाने की बात हो सकती है, जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए और हो सकता है उनको भी यहाँ पर मनाने का प्रयास पार्टी के जो पदाधिकारी है पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि 2024 की जो डगर है वो आसान हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयवीर तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि आज होगी बीजेपी की टिफिन पर चर्चा, गाजियाबाद में इस टिफिन की चर्चा की शुरुआत की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि टिफिन पर चर्चा के लिए यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम आपको बता दें कि शुरुआत लखनऊ से की गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को निर्देशित किया था और आज होगी बीजेपी की टिफिन पर चर्चा। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। और अब प्रयागराज से खबर, जहां पर अतीक की बहन आयशा नूरी का मामला सरेंडर एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। SC/ST स्पेशल कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन पर होगी सुनवाई। बता दें कि धूमनगंज पुलिस को कोर्ट में देनी होगी आख्या रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में नूरी को आरोपी बनाया गया है। आयशा ने कोर्ट में सरेंडर के लिए दाखिल की है एप्लीकेशन। आपको बता दें कि मुख्तार की बहन है आयशा नूरी, जिनकी सरेंडर याचिका पर आज सुनवाई होगी और सरेंडर एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। SC/ST स्पेशल कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन पर होगी सुनवाई। धूमनगंज पुलिस को कोर्ट में देनी होगी आख्या रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में नूरी आरोपी बनी है। आयशा ने कोर्ट में सरेंडर के लिए दाखिल की है एप्लीकेशन। धूमनगंज पुलिस को कोर्ट में देनी होगी आख्या रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयशा नूरी की
सरेंडर रिपोर्ट पर आज कोर्ट सुनाएगी फैसला। SC/ST कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। उससे पहले धूमनगंज थाना पुलिस को आख्या रिपोर्ट सौंपनी होगी कोर्ट को। उमेशपाल हत्याकांड में नूरी को बनाया गया है आरोपी। आयशा नूरी बनी है आरोपी। आयशा ने कोर्ट में सरेंडर के लिए दाखिल की है एप्लीकेशन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। SC/ST स्पेशल कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन पर होगी सुनवाई। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर एप्लीकेशन पर आज होगी सुनवाई। और इसी बीच आपको रायबरेली से बड़ी खबर बता देते हैं। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची स्मृति ईरानी। विधानसभा के राजापुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं स्मृति ईरानी। दो दिवसीय रायबरेली दौरे पर हैं स्मृति ईरानी। सलोन विधानसभा के राजापुर पहुंचने पर हुआ उनका जोरदार स्वागत। समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के स्मृति ईरानी द्वारा दिए गए हैं निर्देश। सलोन विधानसभा के राजापुर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं स्मृति ईरानी। लोगों की सुनी समस्याएं, त्वरित निस्तारण करने के दिए निर्देश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष अवस्थी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है स्मृति ईरानी के रायबरेली दौरे को लेकर? मनीष, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर, रायबरेली दौरे को लेकर? बात करें तो 2 दिवसीय स्मृति ईरानी का दौरा है और ये दौरा लगातार उनका चल रहा है। चाहे इससे पहले भी लगातार वो 25 और 31 मई को भी रायबरेली दौरे पर थी और लगातार दौरे से ये साबित जरूर हो रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर इनके दौरे लगातार चल रहे हैं। और इसी बीच वो जनसंवाद का कार्यक्रम भी कर रही, गाँव जा करके लोगों के बीच पहुंच रही हैं। और अगर बात करें तो जिस तरह से वो एक केंद्रीय मंत्री रही है भाजपा की और वो भाजपा मंत्री छोड़कर अब जब गांव में पहुंचती है तो दीदी बन जाती है और दीदी बन करके जो है जनता के रूबरू होती है और जनता की समस्याओं को सुनती है। और उनके साथ जो आला अधिकारी जो प्रशासन रहता है वो तुरंत उनको आदेशित भी करती है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको त्वरित निस्तारण भी किया जाए। तो इस तरह से लगातार कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उससे सीधा निशाना है। अगर बात करें तो रायबरेली अगर जैसा रायबरेली है और हमें कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है तो कहीं ना कहीं रायबरेली को छेड़ने की कोशिश भाजपा के मंत्री हो और चाहे जो भी हो सब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह लगातार उनका 2 दिवसीय दौरा रहेगा। और आज और कल सुबह भी मॉर्निंग में वो डी पहुंचेगी और वहां डी फतेहपुर लगातार अन्य गाँव में भी जनसंवाद करेंगी और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी और कल शाम को वो सीधे लखनऊ कूच कर जाएंगी। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं रायबरेली में स्मृति ईरानी। यहाँ पर उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम भी किया, समस्याएं सुनी, साथ ही साथ उसको निस्तारण करने के लिए आदेश भी दिए हैं।
और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, प्रदेश के 16 जिलों में खुलेंगे सैनिक स्कूल। पीपीपी मॉडल पर सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी। बता दें कि राजकीय गैर सरकारी स्कूल सैनिक स्कूल में होंगे परिवर्तित। रक्षा मंत्रालय के पत्र पर अधिकारियों को निर्देश। बता दें आपको कि शासन ने 16 जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली में खुलेंगे स्कूल। मुरादाबाद, बांदा, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या में भी ये स्कूल खुलेंगे, जिसमें कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी में भी ये सैनिक स्कूल खुलेंगे। सरकार प्रदेश के हर मंडल में सैनिक स्कूल खोलने का प्रयास कर रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल संचालित हैं। अमेठी, झांसी और मैनपुरी में चल रहे हैं सैनिक स्कूल। राज्य सरकार की ओर से लखनऊ में सैनिक स्कूल का संचालन और गोरखपुर में सैनिक स्कूल बनाने का काम शुरू करने जा रही है सरकार। आपको बता दें कि पीपीपी मॉडल के तहत ये सरकारी सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार बनाने जा रही है सैनिक स्कूल। राजकीय गैर सरकारी स्कूल को सैनिक स्कूलों में कन्वर्ट किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सरकार खोलने जा रही है सरकारी सैनिक स्कूल। और इसी बीच आपको प्रयागराज से बड़ी खबर बता देते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक की बहन आयशा नूरी का मामला। सरेंडर एप्लीकेशन पर आज होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरेंडर एप्लीकेशन पर आज होगी सुनवाई। धूमनगंज पुलिस को कोर्ट में देनी होगी आख्या रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर एप्लीकेशन पर सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड में नूरी को आरोपी बनाया गया है और उसने सरेंडर एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इससे पहले धूमनगंज थाना क्षेत्र को आख्या रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। कोर्ट आज इस पर करेगी सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड में नूरी को आरोपी बनाया गया है। सरेंडर एप्लीकेशन पर आज होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक की बहन आयशा नूरी पर आज कोर्ट करेगी सुनवाई। सरेंडर एप्लीकेशन पर आज कोर्ट सुनवाई करेगी। प्रयागराज से खबर, उमेश पाल हत्याकांड में नूरी को बनाया गया है आरोपी। बता दें कि आयशा ने कोर्ट में सरेंडर के लिए दाखिल की है एप्लीकेशन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? अतीक की बहन आयशा नूरी के सरेंडर एप्लीकेशन पर आज कोर्ट सुनवाई करने वाला है, कब तक होगी सुनवाई, क्या कुछ जानकारी है?
जी जी, आपसे बता दें 11:30 बजे लमसम सुनवाई होनी थी, पर लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आ रही है। 2 बजे लमसम 1 से 2 बजे तक ये सुनवाई होनी है, जिसमें शाइस्ता नूरी को लेकर के आज जो सुनवाई होनी है, उसके बाद उससे पहले कि जो धूमनगंज इंस्पेक्टर है उनसे आख्या मांगी गई है कि इसे जो दोषी बनाया गया है कि उमेश पाल हत्याकांड से ये कहीं ना कहीं साजिश करती दिखाई दी थी, और उसके बाद ये गुड्डू बमबाज को अपने घर में शरण देने का जो ये अपराध किया था, उसी अपराध के अंतर्गत आज जो है इनकी सुनवाई है कोर्ट में। इस फैसले को देखते हुए भी अभी तक जो इंस्पेक्टर धूमनगंज पहुंच चुके हैं। अब देखना है कि आगे कोर्ट का फैसला कब तक आता है, इसी के इंतजार में सब खड़े हुए हैं। जी, आखिर रिपोर्ट दाखिल करनी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, अभी जब से ये उमेश पाल अतीक अहमद हत्याकांड हुई, तब से मीडिया से थोड़ी पीसी होती है, मीडिया पीसी को कम कर रहे हैं, बता नहीं सकते, पर लेकिन हाँ इतना है कि कुछ न कुछ गुमसुराहट है, कुछ न कुछ हलचल है कि आज कुछ न कुछ नया होगा। इसी के इंतजार में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप के मामले में नाबालिग पहलवान ने शिकायत वापस ले ली है। सूत्रों के हवालों से खबर आपको बता रहे हैं। आरोप लगाने वाली लड़की ने शिकायत वापस ली। दिल्ली से खबर, सूत्रों के हवालों से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप के मामले में जिस लड़की ने आरोप लगाया था, उसने शिकायत वापस ले ली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। आपको बता दें कि लगातार पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था, और ये अब जानकारी मिल रही है कि शिकायत वापस ले ली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? एक जिस तरीके से इस मामले ने इतना तूल पकड़ा, इस मामले में हम देख रहे हैं लगातार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। खाप पंचायत पहलवान एक हो गए हैं, कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। इसके बाद जिसने शिकायत की उसने शिकायत वापस ले ली है। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये कहूंगा कि पहलवानों के जो मुद्दा है उसमें एक नया मोड़ आ गया, ट्विस्ट आ गया है। बताया जा रहा है कि 2 तारीख को पटियाला कोर्ट में, उससे पहले थाने में जाकर जो नाबालिग लड़की बताई जा रही थी और उसके बाद तो बालिग बताया जा रहा था, उसकी रिपोर्ट में उसने अपनी रिपोर्ट को वापस लिया है। और उसके बाद कोर्ट में जाकर बताया जा रहा है कि खुद ही अपने बयान को दर्ज कराया है और उसने साफ साफ ये बता दिया गया है कि मैं अपना बयान वापस ले रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी तक पुलिस की तरफ से और परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन मीडिया में और सूत्रों के हवाले से खबर ये चल रही है कि नाबालिग महिला ने अपना बयान वापसी ले लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जिस लड़की ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है। और ब्रेकिंग न्यूज फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।